Hello everyone, very good evening to all of you. Okay, just now in our chapter chemical kinetics we were study जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में अभी हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले, जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स, ठीक है, जहाँ से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ को देखकर ये पहचान सकते हैं कि क्या वो जीरो ऑर्डर का है या कोई और ऑर्डर का है. अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है. और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, ठीक है. चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है. अगली हेडिंग लिखने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराया था, क्लियर ना. तो आई होप कुछ लोगों को आई थिंक डाउट हो रहा होगा उसमें, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको ज़रा देना चाहता हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ें डाउट हो सकती हैं, ठीक है. नहीं हो रही हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ को हो रही हैं तो सबके लिए फ़ायदा है. एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. जैसे देखो, सपोज़ ये हमारा एक रिएक्शन है 2A + 4B गिव्स 3C. दिस इज रिएक्शन. मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. यानी कि पहला जो पार्ट है बेटा वो है डिटरमाइन K, KB एंड KC. सेकेंड, रिलेशन बिटवीन K, KB एंड KC, ठीक है. ये अपने को निकालना है, ठीक है. तो देखो, इसमें कई लोगों को डाउट हो रहा था. देखो, इसके लिए अपने को सबसे पहले, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला आपको दिया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट. यही था. जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेजेंट जो K होता है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेजेंट जो K होता है वो बेटा होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है वो, क्लियर ना. और बस वो रिएक्शन होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट होते हैं. बट वो ध्यान रखें, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आता है K, उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो चलो, अगर हम बात करें K की बात करें तो K में क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ A की बात कर रहा है तो K ऑफ द रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट. बताओ A का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, जी हाँ 2. बताओ K ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है 2K. बताओ KB की जगह क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट B का क्या है 3, मल्टीप्लाई रिएक्शन किसका, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कितना लिखोगे K, क्योंकि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K ही रहेगा, है ना. KC अगर हम चर्चा करें तो KC में क्या लिखोगे, KC का कोएफिशिएंट क्या है, बिल्कुल सही बात. यहाँ पर मैं 4, क्योंकि KB का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो KC का कोएफिशिएंट कितना है 3 और मल्टीप्लाई बाई K. तो बस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई K, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई K. ये हमारे वैल्यूज़ आ गए K और KB और KC की. अगर जहाँ तक बात करें हम सेकंड की, तो हमने यहाँ पर आपको ये बताया था कि इसको ऐसे लिखा करो, K इक्वल टू K बाई 2. दिख रहा है, K के नीचे क्या है 2, क्योंकि अगर आप K की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, देन आपको मिलेगा क्या, K रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट. अगर आप यहाँ से K रिएक्शन निकालोगे देन यू विल गेट K रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट. तो K रिएक्टेंट मतलब क्या, K, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, A का कोएफिशिएंट, दैट इज कितना 2. सिमिलरली KB अपॉन कितना 4. बस हो गया आपका KC अपॉन कितना 3. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. अब इसको सॉल्व करने की बात है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा. इन सभी का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर ना. एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 3 या 12 2 जा 24. कितना आएगा एलसीएम, 24. 24 इसका एलसीएम आ गया है. तो बस आपको क्या करना है, सभी को 24 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है. तो जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो K ही रहेगा. 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 24/2 कितना हो जाएगा 12, बिल्कुल बढ़िया, इक्वल टू 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 24 है नीचे 4 है, तो कितना हो जाएगा 24/4 कितना 6 KB आएगा.
यहाँ पर अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8। ये करने का तरीका है। ये आपका रिलेशन आ गया रेट कांस्टेंट का और फिर क्या, के और के बी और के सी का। कुछ भी नहीं करना है, बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा बचपन के क्लासेस में, 4 3 12 2 14 24 है ना। 24 एलसीएम आ गया है, 24 से सबको मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 24/2 कितना हो गया 12, 24/4 कितना हो गया 6, 24/3 कितना हो गया 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा। तो कभी भी परेशान नहीं होइए, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई क्या, कोएफिशिएंट। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो के होता है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है एग्जांपल्स की, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। तो उनमें सबसे पहला एग्जांपल, हेडिंग डाल लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो इनमें सबसे पहला है, इनमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये होगा, वही मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस का डिपोजिशन अंडर, बताओ हाई प्रेशर की लो प्रेशर, बताया था मैंने आपको, जहां पर हमने एक क्वेश्चन कराया था K1C/1 + K2C, याद आ रहा है, लिमिट वाला। अंडर हाई सरफेस अंडर हाई प्रेशर, लो प्रेशर में क्या बन गया था, फर्स्ट ऑर्डर बन गया था, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे गैसेस हैं वो है अमोनिया N2+3H2। दूसरा है फॉस्फीन 4PH3। फॉस्फीन ये जब ब्रेक होता है तो ये अपने आता है फॉस्फोरस में और +3H2। ठीक है, क्लियर ना। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, ये है हमारे पास फोटो, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटोकेमिकल सेल, फोटोकेमिकल सेल बोल दो या फोटोकेमिकल रिएक्शन। मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन लेता हूँ। अगला जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि वो रिएक्शन, ठीक है, जिसको फोटोन क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि उस रिएक्शन में उस रिएक्शन को परफॉर्म सिर्फ क्या करता है, फोटॉन्स की एनर्जी परफॉर्म करती है। जैसे मैं आपसे मिलवाता हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन है H2+Cl2, मैं ऑलरेडी इस रिएक्शन से आपको मिलवा चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, H न्यू, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा आपने पढ़ा होगा, H न्यू क्या होता है, H न्यू क्या होता है, फोटॉन्स की क्या होती है, एनर्जी होती है ना। लिखते हो ना हमेशा E = H न्यू, तो H न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। हमें प्लांक ने बताया था, इस वजह से ये जो H है उसको क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो भी एनर्जी होती है फोटॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ H आ जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है H2+Cl2, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन बता दो मेरे को, H2 की पावर कितना, हाँ 0,
और Cl2 की पावर कितना 0। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये सभी लोग इससे परिचित हो, सभी लोग को मैं बता चुका हूँ। अब ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँ, इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन का कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी। जैसे ही फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है फोटॉन्स की, इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बम्बार्डेड, या बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ फोटॉन्स बम्बार्डेड, ठीक है, पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक समय में एक एरिया में जितने फोटॉन क्या होते हैं, बम्बार्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। क्लियर ना। तो जितनी ज़्यादा फोटॉन की इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ क्या करेगा, फेवर करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस रिएक्शन में जो है ना, इस रिएक्शन में ये जीरो ऑर्डर क्यों हुआ, इस रिएक्शन में देखो, अगर आपको प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म करना है तो यहाँ पर क्या है, ये कैटलिस्ट जो है, ये कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर क्या है, ये H2 वर्क नहीं कर रहा है, ये Cl2 वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। इस वजह से आप क्या बोल रहे हो, जीरो ऑर्डर। यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो ना तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड है और न ही टाइम पर डिपेंड है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड है, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फोटॉन्स की, उतना ही अच्छा क्या होगा, ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर, समझ गए। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मेन एग्जांपल हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल है तो आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको उस एग्जांपल से मिलवाता हूँ। कर लिया, चलिए। तो ये हमारे, आप लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर मैं चलो एक लाइन लिख देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर है, क्यों है। ठीक है, लिख लीजिए, दिस रिएक्शन शोज, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, शोज ज़ीरो ऑर्डर। क्यों ज़ीरो ऑर्डर शो कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स की इंटेंसिटी पर क्या कर रहा है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ये ज़ीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल है। ठीक है, वो एग्जांपल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रहेगा तो अच्छा ही है आपके लिए। थर्ड है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आप ये चीज़ें पढ़ते हो, जहाँ पर एंजाइम, आपको ही पता है एंजाइम हमारे बॉडी में क्या करता है, हम जो भी खाते हैं उनको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। हमारे बॉडी में अगर बेटा एंजाइम नहीं होगा तो मैं गारंटीड तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर आपने एक मील खाया है, उसको डाइजेस्ट होने में ना 20 साल लग जाएंगे, अगर आपके बॉडी में एंजाइम नहीं होगा। वो एंजाइम ही हमारे बॉडी में है जो हमारे खाने को, जो भी हम मील लेते हैं रात में या जो भी कभी भी खाते हैं, वो उसको डाइजेस्ट वो 3-4 घंटे में कर देता है। इट इज़ ड्यू टू द एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो एंजाइम कैटलिस्ट भी क्या होता है, एक ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। कर लिया, चलिए इसको अब रब कर रहा हूँ मैं। अब पुट द नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर।
ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है इक्वल परसेंटेज, सबसे पहला है इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, सबसे बड़ी पहचान जीरो ऑर्डर की, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इन सेम टाइम। एक समय में इक्वल परसेंटेज क्या होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर मान लो मेरे पास रिएक्शन कंप्लीट्स लिखना था मेरे को, कंप्लीट्स इन सेम टाइम कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट्स इन सेम टाइम या इक्वल टाइम। चलिए, कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास मान लो मेरे पास 100, ठीक है, मेरा रिएक्शन मान लो 100 है, 100 मतलब कि 100 मोलर है, ठीक है, तो 100 मोलर मान लो ये 100 हमारे पास 10 मिनट में, ठीक है, मान लो ये 100 मोलर है हमारे पास, तो 100 मोलर अगर 10 मिनट में 10% का चेंज कर रहा है ना, क्या लिखा है मैंने, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। यानी कि ये जो 100 मोलर है अगर 10% कंप्लीट कर रहा है 10 मिनट में, ठीक है, ऐसा नहीं है ये 20% भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसको क्या कर लीजिए, 20 कर लीजिए, ठीक है। मान लो मेरे पास 100 मोलर था पहले, 100 मोलर 10 मिनट में 20% खत्म कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है रिएक्शन को, तो बताओ कितना बचेगा, जी हाँ 80 बचेगा। तो अगला 10 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट में ये फिर से 20% क्या करेगा, खर्च करेगा, और कहाँ पहुँच जाएगा 60 मोलर। अगले 10 मिनट में ये फिर से 20% खर्च करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा 40, एंड सो ऑन, इस तरह से। यानी कि हर, अगर मान लो 10 मिनट में, ये 10 की जगह 20 भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में जितना परसेंटेज क्या होगा, कंज्यूम होगा, कंप्लीट होगा, सेम टाइम इंटरवल में उतना ही परसेंट आगे भी कंज्यूम होता रहेगा। जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास 100 मोलर का कंसंट्रेशन था, ठीक है, क्लियर ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था। मान लो 10 मिनट में ये 20% कंप्लीट हुआ रिएक्शन, तो अगले 10 मिनट में भी क्या होगा, ये 20% ही कंप्लीट होगा। अगले 10 मिनट में भी क्या होगा, ये 20% ही कंप्लीट होगा। उसके अगले 10 मिनट में भी क्या होगा, ये 20% ही कंप्लीट होगा। ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर ना। ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया था जब आप जीरो ऑर्डर में पढ़ा रहा था आपको, वहाँ पर मैंने बताया था कि नॉर्मली टाइम के हिसाब से रेट क्या होता है, कम होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर क्योंकि रेट टाइम पर डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर का, इस वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर 10% को ख़त्म करने में अगर 10 मिनट लग रहा है, तो लास्ट के 10% को ख़त्म करने में भी कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा, क्लियर ना, कोई भी टाइम में हेर फेर नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, आपको ध्यान रखना है, और उसके जस्ट बाद अगला वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेकंड, ये फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है, बोलो समझ में आ गया। 40 है, अगले 10 मिनट में बताओ कितना परसेंट खत्म होगा 40 का, 20%, बचेगा कितना, 20, क्लियर ना। चलिए अगला वाला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, concentration of reactant left after equal time interval, after equal देखो ये सभी जो कंसंट्रेशन बच रहे हैं बेटा, जैसे मान लो पहले 100 था, 100 में से सिर्फ 80 बचे, फिर 60 बचे, फिर 40 बचे, ये सभी क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट है, और टाइम क्या है, इक्वल ही है। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में जितने कंसंट्रेशन बचेंगे वो सभी के सभी जो कंसंट्रेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होंगे। जी हाँ, किस में होंगे, आर इन ए पी, ये बात ध्यान रखिएगा, आर इन ए पी। ए पी आप लोगों ने पढ़ा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 में,
टाइम t इक्वल टू 0 में मेरे पास क्या था, a नॉट था। कितना था, a नॉट। टाइम t इक्वल टू t में कितना आ गया, हाँ a नॉट माइनस के टी आ गया है। कुछ टाइम पे बाद यानी कि टाइम t इक्वल टू 2t में कितना आया होगा, बिल्कुल बढ़िया, a नॉट माइनस 2kt आ गया है। चलिए टाइम t इक्वल टू 3t में कितना आया है, a नॉट माइनस 3kt आ गया है। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग टाइम इंटरवल में हमारे पास कितने कंसंट्रेशन रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है, कितने कंसंट्रेशन बच गए हैं। टाइम t इक्वल टू 0 लिया है तो हमारे पास सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन थे। जब टाइम t इक्वल टू t ले लिया है तो आपके पास इतना कंसंट्रेशन आया, 2t कर दिया तो इतना आ गया है, 3t कर दिया तो इतना आ गया। क्लियर। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम अगर AP को देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो रिएक्शन किस में होता है, AP में होता है। क्लियर ना। तो चलो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे, इसको क्या करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, KT बचेगा। ठीक है, चलिए इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। इसको इससे माइनस करोगे, a नॉट कैंसिल, माइनस KT माइनस माइनस प्लस 2KT कितना आएगा, हाँ KT आएगा। चलो इसका कॉमन डिफरेंस ले लो, देखो a नॉट माइनस 2KT माइनस a नॉट माइनस 3KT, तो बताओ a नॉट कैंसिल, ठीक है, माइनस 2KT प्लस 3KT, बताओ क्या बचा, हाँ KT। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो कॉमन रेशियो है, यानी कि कॉमन रेशियो का मतलब क्या है, डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। सेम आ रहा है। तो बताओ ये रिएक्शन किस में है, AP में है। तो ध्यान रखिएगा जो जीरो ऑर्डर है वो AP को रिजेंबल करता है, और जब आप फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे ना तो आप वहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शंस होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिक। अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखो जीरो ऑर्डर के जो रिएक्शन हैं वो जब भी ख़त्म होते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। वहीं पर जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर के। इनको अगर आप भूल गए तो जीरो ऑर्डर में आप परेशान रहोगे, ठीक है। अगर आपको जीरो ऑर्डर चाहते हो, आपको याद रहे, तो सब भूल जाइए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर ना। अगर और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उनको भले भूल जाइएगा, कोई टेंशन नहीं मुझे, बट ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए और समझ में होना चाहिए आपके। क्लियर ना। ऐसा नहीं है आप चीज़ों को याद कर लो बस काम खत्म, कि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा याद नहीं करना है, ठीक है, समझना है, ठीक है। क्लियर ना। चलिए तो एक और है, ठीक है, एक और आपको मैं बताता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं। कर लिया है। चलिए तो अगला इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो हाफ लाइफ, आपको मैंने बताया था हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखा था कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है, जी हाँ आप सही सोच रहे हो, वो क्या होता था, a0/2k। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, a0/2k। तो आप देख रहे होगे ना, जो जीरो ऑर्डर का t हाफ है वो a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अकेला यही है, जीरो ऑर्डर ही वो ऑर्डर है, क्योंकि जीरो के बाद क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो पढ़ने हैं। एक तो जीरो ऑर्डर पढ़ना है, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। दोनों में ही हाफ लाइफ अलग अलग हैं, लेकिन इकलौता जीरो ऑर्डर ही वो ऑर्डर है जहां पर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी है जीरो ऑर्डर की, क्या लिखेंगे कि द हाफ लाइफ, लिखिए बेटा, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जो भी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होगा। अभी मैंने ए नॉट ले लिया है, कभी कभी ऐसा भी होगा, ए होगा, कुछ भी होगा, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लेता हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर लिखना है, आप लिख लीजिए कि जो टी हाफ होता है, फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हो, फॉर्मूला बेटा यही होता है टी नॉट, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको पहले, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ए नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक है, ये अब यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब आप हटाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर वो ऑर्डर है, इकलौता वही ऑर्डर है जिसमें हाफ लाइफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड किसी भी ऑर्डर में नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्लियर ना? फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए आपके सामने अब दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लियर ना? जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उस पर एक दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। क्लियर ना? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को टाइप कर लीजिए, ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बताने चलता हूँ आपको। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 20%, कंप्लीटेड 20% खत्म हो रहा है बेटा। जो पहला एक रिएक्शन है वो 20% खत्म हो रहा है कितने मिनट में, 20 मिनट में। उसके बाद 40% खत्म हो रहा है कितने मिनट में, 40 मिनट में। आपको पूछ रहा है ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? तो देखो हमारे पास, मुझे नहीं पता मेरे पास कंसंट्रेशन कितने थे, ठीक है, तभी तो मैं बता पाऊंगा इतने में से इतना खत्म हुआ। तो कभी भी परसेंटेज का सवाल आए तो बस मान के चलो कि लेट ए नॉट 100 मान लिया है हमने कि मेरे पास ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो मेरे पास कितने थे, 100 थे। अब 100 में क्या हुआ, 20% खत्म हो गए। तो बताओ जब 20% खत्म हो जाएंगे, क्लियर ना, कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो बताओ हमारे पास 80 कितना बचेगा, व्हाट इज 80, फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर ना? 20 मिनट बाद हमारे पास कंसंट्रेशन कितने बचेंगे, 80, क्योंकि 20 खत्म हो गए। उसी तरह से 40 मिनट में अगर हम बात करें तो 40 खत्म हो गया, तो हमारे पास 80 कितना बचा, 60। भाई 40 खत्म हो गया, कितना बचा, 60। क्लियर ना? चलो तो अब हम लोग अपने फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, जरा याद करो, 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस, हाँ, KT, यही था ना। बस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस KT। तो 80 जैसा कि 80 है इक्वल टू, सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है? चलो 80 इक्वल टू ए नॉट कितना है, 100 माइनस, ठीक है, के टाइम कितना है, 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, के की वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, हाँ 1। के की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1। देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें 40 मिनट में जब 40% खत्म हो रहा था तो 80 की जगह कितना लिखेंगे, 60 इक्वल टू, इनिशियल तो 100 थे, माइनस के इंटू कितना, 40। इसको ज़रा सॉल्व करिए, 60 40, यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, के इक्वल टू कितना बेटा, 1 आ रहा है। देखो दोनों ही जगह रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है, 1। दोनों जगह रेट कांस्टेंट 1 आ रहा है। और जब दोनों जगह रेट कांस्टेंट सेम आ जाए किसी भी रिएक्शन में, अगर मान लो, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन, ये कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्लियर ना? और इसको प्रूफ करना है हमें, ये कौन सा ऑर्डर है,
तो अगर कभी भी रेट कांस्टेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो समझ लेना क्या है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में जाकर क्या करते हैं, फिट करते हैं। क्लियर ना? तो जीरो ऑर्डर में अगर रेट कांस्टेंट सेम नहीं आता है तो फर्स्ट ऑर्डर में जाकर फिट हो जाता है। तो मिला जुला के ये कहना है कि कभी भी रेट कांस्टेंट दो रिएक्शन का सेम आ जाए, ठीक है, क्लियर ना, तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है। हाँ, अगर वो जीरो ऑर्डर में फिट हो रहा है तो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले में फिट होकर अगर दोनों जगह रेट कांस्टेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर मान लो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है तो किसको ट्राई करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को, उसमें उस फॉर्मूले में अगर फिट हो जाएगा और फिर जाकर रेट कांस्टेंट क्या आ जाए, दोनों का सेम आ जाए, तो मान लेना वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर ना? ठीक है, तो ये तरीका है, रेट कांस्टेंट कभी भी इक्वल आ गया और हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, जीरो ऑर्डर का, तो जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में अगर रेट कांस्टेंट दो रिएक्शन का इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर। तो इस चीज़ को चलो लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम हटा दें, इसको मैं हटा दूं। क्लियर? चलो इसको मैं हटा देता हूं, ये सभी को पता है। यहां पर हम ये बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ रिएक्शंस। दो रिएक्शन है ना, ठीक है, क्योंकि समय दोनों अलग अलग है, ये पहला है ये दूसरा है, दोनों अलग अलग टाइम के हैं। बोथ रिएक्शंस आर सेम, रेट कांस्टेंट दोनों के सेम है, एंड इट इज फिटेड, ये एफ है, इट इज फिटेड इन जीरो ऑर्डर। ठीक है, अगर ऐसा है सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर में ये फिट ना होता तो फर्स्ट ऑर्डर में ये फिट होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता। ठीक है, नहीं समझ में भी आ रहा है तो थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, अभी आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा 2 क्लास के बाद, जब हम इनिशियल रेट मेथड पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है, ऑर्डर निकालने का ही वो तरीका है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, वहाँ पर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखो, कभी भी रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाए और फार्मूला यूज़ किया है जीरो ऑर्डर का, तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। चलिए इस सवाल में देखिए ज़रा, इस सवाल में क्या आपको गिवन है 3a से लेकर प्रोडक्ट, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से देखने पर मेरे को क्या नज़र आ रहा है, r इक्वल टू के a की पावर 0, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है। क्लियर? तो चलो अगर हम बात करते हैं, हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t इक्वल टू 0। तो देखो रिएक्शन कुछ बेटा इस तरह से है, a गोज टू प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को p ले लेता हूँ, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, ये चीज़ तो लिखना ही है, सबको आ गया होगा लिखना। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो A0 है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0 माइनस 3x। क्या इसमें किसी को डाउट है? ये 0, इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 था, फाइनली कितना हो गया, यहाँ पे x बनेगा। क्लियर? समझ गए? अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम। ठीक है, तो देखो अगर बात करते हैं हम रेट की, अगर हम रेट की चर्चा करते हैं तो देखो रेट तो क्या होता है, अगर रेट A का पूछ रहा है आपसे, अगर A का रेट पूछ रहा है तो बेटा रेट तो यही होता है, दिस इज रेट माइनस dy/dt, क्योंकि मेरे को क्या करना है, A का कंसंट्रेशन निकालना है ना टाइम t पर, तो मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए ना रेट, तो रेट A का ये रहा। अब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dy/dt, A की जगह क्या लिख सकता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन तो कितना है, A0 माइनस 3x है, सभी लोग देख लीजिए। इनिशियल कितना है, A0 है, कर लिया। और ये किसकी वैल्यू आ गई, रेट की। अब ज़रा मुझे बताइए, A0 से A0 कैंसिल हो गया, कैंसिल, चलो माइनस 3x, यहाँ बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, 3d क्या आने वाला है यहाँ पे, 3
डी एक्स बाई डी टी क्या आने वाला है यहाँ पर, 3 dx/dt, यही आने वाला है सबका। बोलो क्या आने वाला है यहाँ पर, 3 dx/dt। तो मैं इसको रब कर दूँ, थोड़ा सा जगह मेरे को चाहिए। इसको लिख लिया होगा आपने, ओके चलिए। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे क्या कह रहा था, सॉरी यहाँ पर 1/3 भी रहेगा ना, 1/3, ठीक है, हाँ 1/3 भी रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अरे ये 1/3, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाई है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सभी देख लीजिए। a0 कैंसिल आउट हो गया है, अंदर कितना बचा है, -3x बचा है, बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो 3 है ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, क्लियर ना। तो फाइनली हमारे पास रेट क्या बचा, रेट क्या बचा बच्चों, रेट हमारे पास बचा कितना, dx/dt, और ये किसके बराबर है, के है कि नहीं, देखो रेट किसके बराबर है, कि या के बराबर है, क्लियर ना। तो बस आपका जो dx/dt जो रेट है वो किसके बराबर है, के बराबर है। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करते थे, याद करो, dx इक्वल टू क्या है, के dt लेते थे और फिर इंटीग्रेट करते थे दोनों साइड में, यहाँ पर 0 से x, यहाँ पर 0 से कितना t, फाइनली आपको एक आंसर मिलता था x इक्वल टू कितना, kt, याद आ रहा है आपको, फिर क्या मिलता था, x इक्वल टू kt मिलता था। ठीक है, चलो नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ तक समझ में आया, आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। आपने यहाँ पर क्या निकाला है, रेट ऑफ ए का रेट निकाला है, तो बताओ ए का रेट क्या आ जाएगा, -1/3 dA/dt आएगा। अब ए की जगह क्या लिखा हमने, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, a0 कैंसिल, अंदर क्या बचा, -3x, माइनस माइनस क्या हो गया बाहर, पॉजिटिव, तो अंदर क्या बचा 3x, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ dx/dt। तो रेट की वैल्यू क्या बचा, सिर्फ dx/dt, और dx/dt है किसके बराबर, देखो रेट किसके बराबर है, के बराबर है, तो dx/dt भी किसके बराबर हो गया, के। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, kt, और जब x की वैल्यू kt आ गई है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, किसका बेटा, ए का कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन, कब, एट टाइम t। तो देखो 80 ही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है एट टाइम t, उसको क्या बोलोगे, 80। तो 80 इक्वल टू क्या है बताओ, a0 माइनस 3x, ये 80 ही है ना, इसको आप 80 ही तो बोलोगे, ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। a0 माइनस 3, एक्स की वैल्यू कितनी है, kt, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, kt। लो आंसर आ गया हमारा। कितना आया, इतना आ गया, खत्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो इसको करने के लिए ना आपको इतना सब कुछ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4a ले लूँगा, तब भी हमारा जो रेट है वो फाइनली dx/dt ही आने वाला है। यहाँ पर अगर मैं 5 ले लूँ या 6 ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पर, चलो करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैं 5/2 ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अगला 5/2 ले लेता हूँ, ए यहाँ से प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो अब बताओ अगर मैं dx/dt करता हूँ, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू, अब देखना बहुत ध्यान से, 0 पर कितना है कंसंट्रेशन, a0 माइनस 5/2x, इस बार क्या आ जाएगा 5/2x, क्योंकि यहाँ 3 था 3x, यहाँ कितना है 5/2x। क्लियर, ये 0, ये कितना आ जाएगा x। चलिए अपने को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या निकालना है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, सेम क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t। ठीक है, क्लियर।
चलो मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ए के साथ कुछ भी हो, कोई भी कोएफिशिएंट ए के साथ मौजूद हो, लेकिन हमारा जो रेट आएगा वो हमेशा dx/dt ही आने वाला है। क्लियर ना? जैसे देखो यहाँ पर कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर निकालें रेट, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/5, क्योंकि ये 5/2 है। क्लियर ना? तो कितना हो जाएगा, 2/5 रेसिप्रोकल में d/dt, और यहाँ क्या लिखोगे, a लिखोगे, और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। बोलो रेट, ये लिखना आ गया सबको। चलो a की जगह क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से बेटा रेट आ जाएगा, रेट -2/5 d/dt। a की जगह क्या लिखोगे, a0 - 5/2x माइनस a0। देख लो सबको दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो आप इसको, a0 से a0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देखो क्या आ गया है, जादू, dx/dt, और ये किसके आ गया कि फिर से। तो आप क्या देख रहे हो, रेट हमेशा ही dx/dt आ रहा है। रेट यहाँ भी dx/dt आया था जब यहाँ 3 था, रेट यहाँ यहाँ पर 5/2 कोएफिशिएंट हो गया है, फिर भी रेट dx/dt है। अगर मैं इसको 5/2 से अगर इसको 10 कर दूं तब भी यही रेट आने वाला है। तो कोएफिशिएंट कुछ भी हो, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, तो भाई रेट ऑफ कोएफिशिएंट कुछ भी हो, बट आपको ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा ही dx/dt ही आने वाला है। क्या आने वाला है, dx/dt। आपके सामने है प्रूफ, देख लो। और जब dx/dt होगा तब फिर से वही काम करोगे, dx = kdt, फिर से इंटीग्रेट करोगे इस तरह से, फाइनली आपका आंसर फिर से वही आने वाला है, x = कितना, kt। फिर x = kt आ जाएगा, आपको at निकालना है, तो at = क्या है, a0 - 5/2x, तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया है kt। अब यहाँ पुट कर दो, a0 - 5/2 k2, ये इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो? तो आंसर फाइनली इसका कितना आया था, इसका आंसर at = a0 - 3 kt। देखो इसका आंसर कितना आया है, at = a0 - 5/2 kt। तो ये शॉर्टकट हम याद क्यों नहीं कर लेते हैं, हम ये शॉर्टकट क्यों नहीं याद कर लेते, जितना यहाँ कोएफिशिएंट हो उसके आगे हम k लगा देंगे, kt लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 था, हमसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, at = a0 - यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन है, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 3, a0 - 3 kt। खत्म, काम हो गया। यानी कि 3k लगाना है सिर्फ, t तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, a0 - 3 kt, 3k लगाना है सिर्फ हमें। समझ रहे हो? ठीक है, तो बस यही इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लिए, फिर 1-2 सवाल करके मैं आपको और स्ट्रांग बना दूंगा। ठीक है, ताकि आप और जल्दी जल्दी सवाल करो। ठीक है, चलिए कर लीजिए, ये थोड़ा आपका टाइम बचाएगा। कॉपी कर लीजिए। ओके, सपोज वी वांट हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन। अगर मुझे इस रिएक्शन का बेटा हाफ लाइफ भी निकालना हो, जैसा कि मैं निकालने की सोच रहा हूँ हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। हाँ, t½ = a0 / 2k। क्योंकि मुझे a का हाफ लाइफ निकालना है, यानी कि a का मुझे हाफ लाइफ निकालना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, a लिखूँगा। ठीक है, अब ज़रा सोचो, अभी आपके सामने एक फॉर्मूला था, k रिएक्टेंट इक्वल टू क्या था, k रिएक्शन इनटू, हाँ, कोएफिशिएंट था ना। तो बस ये क्या है, k रिएक्टेंट है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई k, दैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि फॉर्मूला था हमारा ना, k रिएक्टेंट इक्वल टू क्या था, k रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट। तो अब हम वही करने वाले हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट। बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, t½ = a0 तो वैसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही रहेगा। बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, a का कोएफिशिएंट, जी हाँ 5/2 है, तो यहाँ लिख दो
5/2 कोएफिशिएंट हो गया, मल्टीप्लाई बाई के रिएक्शन यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट कांस्टेंट का रिएक्शन तो बेटा क्या होता है, कैपिटल के ही होता है। हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ गया, A0/5। देखो ये कितनी जल्दी आ गया, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया आपसे एक लाइन में। अगर आपसे पूछा हाफ लाइफ क्या है भाई, चलो A0/। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है, क्वेश्चन पर आइए, आपको A0 की वैल्यू दे देगा और पूछेगा हाफ लाइफ बताओ, तो आप ये निकाल चुके हो, बस A0 की जो भी वैल्यू देगा यहाँ पुट कर देना, आपको मिल जाएगा क्या, हाफ लाइफ। समझ रहे हो? नहीं, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है, आप हाफ लाइफ का डेरिवेशन करोगे जैसा मैंने किया था, है ना। हाफ लाइफ क्या होता है, ऐसा होता है, देखो जिसको पता नहीं है वो कुछ ऐसा करेगा। देखो AT इक्वल टू क्या है, A0 माइनस KT। जब हाफ लाइफ होगा तो ये T हाफ हो जाएगा, और AT हाफ लाइफ में क्या हो जाता है बेटा, A0/2 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये निकालोगे A0/2K, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, K की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब K की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इस तरह से सॉल्व करके, इस तरह से सॉल्व करके आप K की वैल्यू निकालोगे, जो x इक्वल टू समथिंग था, तो लंबा पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो एक और सवाल कर देते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो गया, इसको कॉपी कर लो। एक और कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखिए ज़रा सवाल, लिखिए बेटा, A+B। अब चलो सिंगल रिएक्टेंट ना देके मैं आपको 2 रिएक्टेंट दे रहा हूँ, A+2B। देखो 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको दिया हुआ है इसका रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, सॉरी, A का 0 और B का भी कितना है, 0 है, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये कैसा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, ठीक है, A और B का कंसंट्रेशन, ठीक है, आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, क्लियर ना, कुछ टाइम T के बाद, एंड ऑल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ A एंड B। A और B का हाफ लाइफ भी निकालना है, क्लियर। तो आपको कंसंट्रेशन भी निकालना है A और B का, और आपको हाफ लाइफ भी निकालना है, ठीक है, क्लियर ना, बहुत आसान है, ठीक है, टेंशन ना लो। देखो इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लो, A+2B इट गिव्स प्रोडक्ट P, ठीक है। टाइम T इक्वल टू 0 की बात अगर हम करें तो मान लो इसके पास A0 है, टाइम T इक्वल टू T सेकेंड की बात कर रहा है, तो A0 में से कितना निकलेगा, X, कितना निकलेगा, X, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, लेट सपोज इसको मान लेते हैं बेटा कितना है, B है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, हाँ B माइनस 2x, कितना निकलेगा, B माइनस 2x, समझ गए, दिस इज व्हाट, दिस इज x, ये हमने मान लिया है ना, ठीक है। और नहीं क्वेश्चन में आपको देगा, फिर अभी हमने मान लिया है कि A का जो है कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या है, इनिशियल टाइम T इक्वल टू 0 पर A है, B का स्मॉल b है, तो बस अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको A और, ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, ये हो गया यहाँ तक। अब आप बताओ क्या करोगे, आपको निकालना है कंसंट्रेशन A और B का, तो बस शॉर्टकट लगाइए। ज़रूरत क्या है मुझे, जब मुझे पता है कि जो रेट है वो हमेशा dA/dt आएगा और कंसंट्रेशन हमेशा x इक्वल टू KT ही आने वाला है, तो मैं फालतू का इतना टाइम क्यों लगाने वाला हूँ। देखो हमेशा यही आने वाला है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो हमेशा यही आने वाला है। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, शॉर्टकट जल्दी से करने के लिए। देखो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, देखो जो AT है ये क्या बोलोगे, BT, क्लियर ना। AT इज द
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, Bt इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। बात क्लियर है? तो देखो At की जगह क्या होगा बेटा, At इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट, सॉरी ए नॉट है नहीं तो यहाँ क्या लिखो, ए लिखोगे क्योंकि ए नॉट है नहीं, ए नॉट माइनस क्या था, KT था ना, ठीक है, ए नॉट माइनस क्या था, KT था। तो बस आपको क्या करना है, ए नॉट माइनस KT होता है ना भाई, फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर का, At इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस KT होता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कब से, ये होता है फार्मूला। तो ए नॉट की जगह आप क्या लिखोगे, ए माइनस, ठीक है, अब देखो KT यही लिखते हैं आप, देखो यही लिखते हैं ना, फिर बस ए नॉट नहीं है यहाँ पर, ए है तो मैंने ए लिख दिया। लेकिन अब ध्यान रखो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होगा उसको लिखना है, तो कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो बस इसका क्या आएगा आंसर, ए नॉट माइनस KT ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे की, यानी कि BT की अगर हम बात करें, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, तो ये हो जाएगा B माइनस, अब इस बार KT नहीं होगा क्योंकि कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना बेटा, B माइनस 2KT। अगर यहाँ कोएफिशिएंट 4 होता तो क्या हो जाता, B माइनस 4KT। अगर यहाँ कोएफिशिएंट 5 हो जाता तो क्या हो जाता, B माइनस 5KT। देखो कितना आसान है, कुछ भी करने का झंझट नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। देखो ये वाला आंसर हमारा हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, इसके लिए मैं ऊपर आना चाहता हूं, 1 मिनट, ठीक है, ऊपर मैं इसको रब कर देता हूं हाफ लाइफ के लिए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला वही ए नॉट बाई 2K। तो हाफ लाइफ सबसे पहले किसके लिए बेटा, ए के लिए। ए के लिए जो हाफ लाइफ होगा वो होगा ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है नहीं, तो आप क्या ले लोगे, ए अपॉन 2K, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट 1 है तो क्या होगा 2 इंटू 1, यानी कि क्लियर ये होगा। अब अगर बात करें हाफ लाइफ बी के लिए, तो टी हाफ बी, इसका क्या होगा बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन बी का कितना है, स्मॉल बी, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स के। अब ध्यान दो यहां के नहीं लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, b अपॉन 4K। ये आंसर आ जाएगा b का टी हाफ, ये आ जाएगा a का टी हाफ। देख लीजिए। अब मुझे नहीं लगता अब डाउट होना चाहिए आपको, क्लियर ना, बोलो समझ में आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोएफिशिएंट को बस खाली ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगर यहां पर एक ही जगह अगर 5 होता तो यहां टी हाफ में क्या हो जाता, 5K हो जाता, कुछ ऐसा। अगर यहां पर 8 हो जाता तो यहां क्या लिखते, 2 इंटू 8K लिखते। अगर यहां पर a के बाहर अगर 1/2 हो जाता तो क्या लिखते, यहां पे a/2 तो रहेगा, लेकिन उसके आगे k की जगह क्या आ जाएगा, हाफ k आ जाएगा। तो जो भी यहां पर रहेगा कोएफिशिएंट, उसके मल्टीपल क्या हो जाएगा, k। ये तरीका आप समझ लीजिए, क्लियर। तो फिलहाल अभी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर मैं अभी के ही लिखता हूँ, ठीक है। रब करो इसको, हो गया है। चलिए तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद ये जो होगा हमारा मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, क्लियर ना। तो नोट कर लो ज़रा, क्वेश्चन हमारा सेम ही है। फॉर अ रिएक्शन, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, फॉर अ गिवन रिएक्शन a + 2b, ये अपने को क्या है, प्रोडक्ट दे रहा है। ये कुछ ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसका रेट
लॉ एक्सप्रेशन भी आपने लिखा हुआ था इसके पहले, वही है a⁴ 0 b⁴ कितना 0। ठीक है, क्लियर ना? इस वजह से ये 0 ऑर्डर है। अब आपसे क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन, ठीक है, क्या कंडीशन होगा ए एंड बी। बताओ ए एंड बी क्या है, कंसंट्रेशंस हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन है कैपिटल ए का और कैपिटल बी का, यानी कि दोनों रिएक्टेंट के जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंडीशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दैट हाफ लाइफ ऑफ, दैट हाफ लाइफ ऑफ बोथ आर इक्वल। बताओ ऐसा क्या करूं मैं कि ए और बी दोनों के हाफ लाइफ, जैसा कि आपने अभी देखा था, दोनों के हाफ लाइफ क्या थे, अलग अलग थे, अलग अलग थे ना। पहला वाला हाफ लाइफ कितना था ए का, a0/2 के। बी वाला हाफ लाइफ कितना था, a0/4 के, सॉरी b/4 के। ठीक है, तो दोनों के हाफ लाइफ अलग अलग थे। ऐसा क्या कर दूं मैं कि दोनों हाफ लाइफ क्या हो जाए, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो कभी भी दो रिएक्टेंट के हाफ लाइफ अलग हैं तो क्या करना होगा कि हाफ लाइफ क्या हो जाए, सेम। ये सवाल है, ये कंसेप्ट है, ये सीखिएगा इस सवाल के थ्रू आप। ठीक है, चलिए इसको करने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिर से, ठीक है, फिर से मैं क्या कर लेता हूं कि जैसा कि मेरे को बोला जा रहा है कि दोनों के हाफ लाइफ को क्या करना है मुझे, सेम। तो दोनों के हाफ लाइफ को सेम कर दो, इक्वल कर दो दोनों के हाफ लाइफ को। तो पहला जो हाफ लाइफ था हमारा, यानी कि t हाफ ऑफ a, वो कितना था बेटा, वो था हमारा a/2 के। और दूसरा जो हाफ लाइफ था यानी कि t हाफ ऑफ b, वो कितना था b/4 के। इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि इक्वल करने को कह रहा है तो कर दो, क्या टेंशन है। तो जब आप दोनों को इक्वल करोगे, ठीक है, व्हेन, चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तो आपको पता ही है, दोनों को इक्वल कर दो। तो जब आप इक्वल, नहीं वो मैं इसलिए ये लिख रहा था कि अब व्हेन वी इक्वल बोथ हाफ लाइफ, वो लिखने की क्या ज़रूरत है, वो तो आपको पता ही है। b/ कितना 4 के। तो इनको सॉल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल सी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, b जैसा कि मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो b = 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b = 2a, यानी कि 2b = a। ठीक है, तो मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, यही था हमारा ना, 4, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ 2, सॉरी 2a = b है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 2a = b। इसका मतलब क्या है, a/b की जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2। यानी कि जब a और b का रेशियो 1/2 हो जाएगा तभी क्या होंगे, वो उनके हाफ लाइफ इक्वल होंगे। ज़रा ध्यान से देखो कि कैपिटल A और कैपिटल B, यानी कि कैपिटल A और कैपिटल B दोनों के रेशियो भी क्या है, 1:2 है। देखो इसका रेशियो 1:2 है, जैसा इसका रेशियो है 1:2 वैसा ही रेशियो होना चाहिए किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का भी होना चाहिए। यानी कि जो A है वो 2 गुना होना चाहिए किसके कंपेयर में, B के कंपेयर में। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम्स A होता है और B का जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ B रहता है, तब जाकर क्या होगा, हाफ लाइफ दोनों के इक्वल होंगे। और ये हाफ लाइफ का एक कंसेप्ट भी है कि अगर आपको हाफ लाइफ इक्वल करना है तो रेशियोज क्या होना चाहिए, दोनों के आपस में 1:2 के होना चाहिए। रेशियोज क्या होना चाहिए आपस में, 1:2 के। अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ अपन लिखते हैं, तो सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो कंडीशन चाहिए था मेरे को कि भाई ए और बी का कौन सा कंडीशन है कि जब हाफ लाइफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब, ठीक है, जब b = 2a हो जाएगा,
उस कंडीशन में क्या होगा, हाफ लाइफ बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमने निकाल लिया। अब दो बातें हमें लिखनी है, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं उसको लिखता हूँ। कर लिया? चलिए, तो अब लिखना है अपने को, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए। इसको अपन रब कर देते हैं। बात नंबर 1 लिखिए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखोगे? सबसे पहला हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट, है ना, यही जो आपने देखा है वही लिखेंगे। ऑफ ईच रिएक्टेंट विल इक्वल only when they are in their stoichiometric रेशियोज। जब वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज मतलब कि अपने अपने रेशियो में रहेंगे, क्लियर ना, ठीक है। 1:2, जनरली 1:2 ही होता है, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में तो इस चीज़ को भी याद रख लीजिए। आप आगे जैसे जैसे सवाल में आएंगे वैसा वैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी बातें आपको ध्यान रखनी है हाफ लाइफ के बारे में, ये रखनी है कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है किसी भी रिएक्शन का, हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी रिएक्शन इज डिफाइंड। किसी भी रिएक्शन जो हाफ लाइफ है वो डिफाइंड ही तब होता है, ठीक है, ओनली व्हेन, ठीक है, ऑल रिएक्टेंट्स आर इन देयर रेशियोज। जब भी रिएक्टेंट्स होते हैं व्हेन ऑल, ठीक है, रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज, व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स are in their stoichiometric ये दो बातें हैं। यानी कि जब हाफ लाइफ है किसी रिएक्शन का वो डिफाइंड ही तब होता है, ठीक है, जब अपने रिएक्टेंट अपने स्टोइकियोमेट्रिक सोच के देखो जरा, A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। बताओ इनमें कोई स्टोइकियोमेट्री का चेंज हो रहा है? नहीं। A का कोएफिशिएंट भी 1 है, B का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इनमें हाफ लाइफ डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करके देख लेना। पहले वाले का हाफ लाइफ कितना होगा, A0/2k, दूसरे वाले का हाफ लाइफ भी क्या होगा, B/2k। क्या डिफाइन हुआ? नहीं भाई, हाफ लाइफ क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। हाँ वो बात अलग है बी का कंसंट्रेशन अलग हो जाए, ए का कंसंट्रेशन अलग हो। वही तो मैं बता रहा हूं कि या तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाए चेंज, तब हाफ लाइफ अलग हो जाएगा, या फिर स्टोइकियोमेट्री में क्या होना चाहिए, चेंज। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, या तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाए चेंज। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, यहां पर देखो, जैसे मान लो A+2B ये प्रोडक्ट दे रहा है ना। इनमें अगर हम कंसंट्रेशन दोनों के बराबर ले लें, जैसे मान लो इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, टेंशन मत लीजिए, दोनों के हाफ लाइफ अलग आएंगे, ठीक है, क्लियर ना। इसका जो हाफ लाइफ है ये कितना आ जाएगा, 3/2k, है ना। हाफ लाइफ ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2/4k। दिख रहा है? तो हाफ लाइफ ऑफ ए कितना आ गया, 3/2k, और हाफ लाइफ ऑफ बी कितना आ गया, 3/4k। देखो अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन कब अलग अलग आ रहा है, जब ए और बी यानी कि दोनों रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर है बेटा हमारा पहला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों ही, पहले देख लीजिए आप इसको, देख लिया, चलिए अब दोनों ही मान लीजिए दोनों के स्टोइकियोमेट्री क्या है, सेम है, समझ रहे हो।
तो अब हाफ लाइफ आपका डिफाइन तब होगा, देखो पहले अलग अलग था, ये a+2 भी था, दोनों में 1:2 का डिफरेंस था, लेकिन अब देखो 1:1 है दोनों। तो जब दोनों ही बराबर रेशियो में है, उस कंडीशन में क्या आपको देखना है, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन बेटा सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर आपने सेम ले लिया तो इसका भी 3/2 के होगा, इसका भी 3/2 के होगा, जो 4 है ना यहाँ पे अब 2 के हो जाएगा। तो हाफ लाइफ यहां पर बराबर हो गया, मतलब हाफ लाइफ डिफाइन यहां थोड़ी ना हुआ, इसका हाफ लाइफ जो है वही इसका हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ डिफाइन ही तब हम करते हैं जब या तो कंसंट्रेशन अलग हो जाए, या तो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक, या फिर मतलब जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट रेशियो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अभी अगर मान लो दोनों सेम है तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ये 3 ले लो और ये 5 ले लो। तो अब ज़रूर देखो ये दोनों अलग अलग हैं, अब आप डेफिनेटली देख लो हाफ लाइफ भी अलग अलग आएंगे आपके। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस इतना ही मेरे को समझाना था आपको आज की क्लास के लिए, ठीक है? और ठीक है, क्लियर, इतना ही मेरे को समझाना था। और अगले जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पढ़िए, नोट्स को अच्छे से नोट करिए, समझिए, नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है मेरे से पूछिए। उसके बाद एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके पास जो भी डीपीपी है उनको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नहीं मिलता है मेरे को मैसेज करिए, मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्लियर ना? बट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सॉल्व। क्योंकि देखो बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन होता है केमिस्ट्री का वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बस आपका जीरो ऑर्डर खत्म हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे को बाय बाय बोलिए। थैंक यू सो मच।